हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का पढ़ रहे थे। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें टोटल जो है 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में जो है पहले हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो उसको भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर जानेंगे सिर्फ। तो 31 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए संचालन के महानिर्देशक डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए सैन्य संचालन के महानिर्देशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रतीक शर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जीआई टैग जो है कितने सालों के लिए मिलता है? तो जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए मिलता है। और जीआई टैग जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो है जीआई टैग दिया जाता है। और 1999 में जो है भारत में जीआई टैग अधिनियम पारित किया गया था। तो जीआई टैग अधिनियम जो है भारत में कब पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो है 1999 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है? तो साहस पहल की शुरुआत किया गया है तेलंगाना राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे जो है स्थापित किया गया है। और भारत सरकार द्वारा गंगीय डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किसको किया गया था? तो गंगीय डॉल्फिन को किया गया था। और कब किया गया था? तो 2009 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम है? तो 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पुष्पक। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो भारत का स्थान जो है 7वां रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में। इसमें जो है करेंट अफेयर दिया हुआ है स्टूडेंट, 2023-24 का करेंट अफेयर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है भारत। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित जवाहरलाल नेहरू को यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। तो भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया था 14 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 49, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? तो बिहार में सासाराम का जागीरदार था हसन सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम छापाखाना जो है पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष थे W हंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? तो परमहंस मंडली महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1849 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किए थे टॉमस मुनरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा जो है गोरखपुर पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है बैकाल झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। और बैकाल झील जो है कहाँ है? तो बैकाल झील जो है रूस में है। और यूनेस्को ने जो है बैकाल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन जो है सबसे अधिक है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 59, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो असम में सबसे पहला तेल का कुआं जो है खोजा गया था डिगबोई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो भारत में जो है पंजाब में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, दीर्घकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो दीर्घकार आवर्त सारणी में जो है 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या होता है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो आपतन कोण जो है 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित तथा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फास्फोरस खनिज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रकेंद्रिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें पूछा गया था स्टूडेंट कि गलत को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किस अपशिष्टों को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टिक को जो है जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जनरल स्टडीज का जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 74 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है। हिंसा, देश वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अन्य अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती है। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, देश, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है और यह है प्रेम। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का जो है उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो है शीर्षक होगा प्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, प्रेम के कितने रूप होते हैं?
तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मातृ प्रेम, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पारिवारिक प्रेम, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ईश्वर प्रेम, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेम के जो है कितने रूप होते हैं, तो मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम और ईश्वर प्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 73, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। तो समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण है प्रेम का अभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। तो दो समुदाय और दो राष्ट्र को जो है प्रेम की भावना जोड़ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के 78 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर वानम्बाड़ी नाम से सशक्त कविता आंदोलन प्रारंभ किया। यह वानम्बाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है। कभी भी ऊंच एवं उदात्त भावों से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से उन्होंने इस आंदोलन को वानम्बाड़ी नाम दिया। कालांतर में उन्होंने कोयम्बतूर से वानम्बाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। वानम्बाड़ी आंदोलन के अधिकतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा। पहले जो है हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75, वानम्बाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वानम्बाड़ी पत्रिका के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पत्रिका का नाम वानम्बाड़ी था। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी। तो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पत्रिका का प्रकाशन कोयम्बतूर से हुआ था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी। ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, वानम्बाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था। तो वानम्बाड़ी आंदोलन का संबंध जो है साहित्यिक आंदोलन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, वानम्बाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था। तो वानम्बाड़ी आंदोलन का प्रभाव जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कहानी पर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नाटक पर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कविता पर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वानम्बाड़ी आंदोलन का प्रभाव जो है तमिल साहित्य के सभी विधाओं पर पड़ा था, मतलब कहानी पर, नाटक पर और कविता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 78, वानम्बाड़ी किसका तमिल नाम है। तो वानम्बाड़ी जो है पक्षी का तमिल नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 से जो है 82 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो धरती पर अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत भी इस रुझान से अछूता नहीं है। बार्कलेड हुर्न इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार इस समय देश के 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपया से अधिक की संपत्ति है। इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की 25% है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा में स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2023 में निजी संपदा $3 ट्रिलियन है, जो 13% वृद्धि के साथ 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में वह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब कौन है, इसे परिभाषित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में अलग अलग मानदंड है।
अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिनके पास 2 से कम कार है, लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ चुके हैं, अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79, भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है? तो भारत में जो है 831 लोगों के पास जो है 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, निजी संपदा 2025 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? तो निजी संपदा 2025 तक जो है $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 81, उक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद के अनुसार जो है कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना एक सपना है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना है। तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, अमेरिका में ऐसे परिवारों को गरीब माना जाता है जिनके पास 2 से कम जो है कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर के 86 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे जो है बसा हुआ है होगा, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सड़कों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूंगलों की जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि 1 सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। पहले जो हम लोग गद्यांश को पढ़ लिए, अब जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली? क्योंकि जो है कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, उपयुक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? लेखक का अभिप्राय है असंख्य मस्तूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, उपयुक्त गद्यांश में त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो त्राही त्राही मच जाने का अर्थ है हाहाकार मच जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन शहर जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर के 90 तक और ये क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो प्राचीन तमिल काव्य परंपरा संघ काव्य के नाम से काल के अनुसार मुदल संघ, इंडय संगम और कडय संगम के नाम से विभाजित है। प्राचीन काल में ग्रामों की संख्या अधिक थी और जनपदों की संख्या न्यून। ग्रामों के लोग प्रकृति के मध्य अपना जीवन यापन करते थे। वह जीवन यापन भी अधिकतर कृषि, धर्म, मछली पकड़ना, आखेट करना, जीवनोपयोगी व्रत बनाना आदि के रूप में तथा उत्पन्न और प्राप्त वस्तुओं के विक्रय करने के लिए समुद्री यात्रा करना भी उनके जीवन का अंग था। प्राचीन काव्यों में लोगों के जीवन क्षेत्र के आधार पर काव्य भी कुरुंजी पर्वत तथा पर्वत तटीय प्रदेश, मूल्य वन और वन प्रांतर प्रदेश, नेदल समुद्र तटीय तटवर्ती क्षेत्र, मरुदम कृषि क्षेत्र और पालय मरुभूमि बंजर प्रदेश के रूप में विभक्त हुआ है।
तो हम लोग जो है अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है इसी अनुच्छेद से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87, नेदल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नेदल का संबंध जो है समुद्र तटवर्ती क्षेत्र से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, मरुदम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मरुदम का संबंध जो है कृषि क्षेत्र से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, प्राचीन तमिल संघ काव्य के काल विभाजन के क्रम में कौन सा सही क्रम है? तो प्राचीन तमिल संघ काव्य के काल विभाजन के क्रम में सही क्रम जो है इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है मुदल संगम होगा, इसके बाद ईडय संगम होगा, उसके बाद कड़य संगम होगा। क्वेश्चन नंबर 90, बंजर का विलोम शब्द है। तो बंजर का विलोम शब्द क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उर्वर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है उपजाऊ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ऊसर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंजर का जो विलोम शब्द होगा उर्वर होगा, उपजाऊ होगा और ऊसर होगा, ये तीनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 93 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाब, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में तत्सम शब्द है। तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन है? तो शून्य जो है तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में विदेशी शब्द है। तो इसमें जो है विदेशी शब्द कौन है? तो खुद जो है विदेशी शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो है कौन जमीन का पर्यायवाची नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है धरती, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बीटप, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जमीन का पर्यायवाची जो है कौन नहीं है? तो बीटप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, अग्नि का विलोम शब्द है। तो अग्नि का विलोम शब्द जो है अंबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलिया छंद का जो है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, अब पढ़कर क्या होगा, इस काव्य में कौन सी क्रिया है? तो इस काव्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा आधिव्याधि युग्मों का अर्थ है? तो आधिव्याधि का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मानसिक कष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि जो है अब्दुल रहमान को माने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो विद्यापति के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, विद्यापति की कविता श्रृंगार और विलास की वस्तु है। तो ये सही है कि विद्यापति की जो कविता है श्रृंगार और विलास की वस्तु है। सेकंड जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, विद्यापति ने केवल अवधी, भोजपुरी एवं ब्रिज भाषा में कविता रची। तो ये गलत है। विद्यापति ने जो है संस्कृत, अवहट एवं मैथिली में जो है कविता रचे थे। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है।
तो कौन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो स्वर्ण धूलि जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण धूलि जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 101, खा गया पी गया दे गया बूता, क्या सखी साजन न सखी कुत्ता। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये प्रस्तुत पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो मिस्र बंधु में जो है कौन शामिल नहीं है? तो राम बिहारी जो है मिस्र बंधु में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिस्र बंधुओं में जो है 3 भाई थे। मिस्र बंधु के नाम के 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। क्वेश्चन नंबर 103, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिए थे रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 104, राहुल सांकृत्यानंद के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यानंद के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे श्री बल्लवाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरिक और चंदा किस काव्य के पात्र हैं? तो लोरिक और चंदा जो है चंदायन के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 107, बिहारी की रचना कौन सी है? तो बिहारी की रचना जो है बिहारी सतसई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह युक्ति किस संत कवि की है? तो यह युक्ति जो है रैदास की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का उद्भव जो है अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पत्र जो है उदंत मार्तंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य जोड़ उदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो एम्प्लॉय इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय होगा कर्मचारी मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही बरतानी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है सही बरतानी वाला शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो भयानक रस का अस्थाई भाव जो है होता है भय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो यथा समय शब्द में जो है अवयवी भाव समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती, इन पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो करुणा कलित अभिव्यक्ति में जो है छेकानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दंत अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण जो है इसमें कौन है? तो ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सब में व्याप्त रहने वाला इसको क्या कहते हैं? तो इसको सर्वव्यापी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121, पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो पुत्र शोक में जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इस चिन्ह को जो है अर्धविराम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 123। इनमें से यहाँ पे गुण होगा, यहाँ पे जो है टाइपिंग गलत है, यहाँ पे जो है होगा गुणवाचक विशेषण। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण का जो है इसमें जो है कौन उदाहरण है? तो ये है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन का जो है इसमें कौन जो है उदाहरण है? तो छ जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संयुक्त व्यंजन जो है किसको कहते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र को जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। पंचामृत में इनमें पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में जो है द्विगु समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मैंने पुस्तक पढ़ा। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मैंने पुस्तक राम के अनेकों नाम है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 127। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है? तो कौन जो है इसमें भारोपीय परिवार की भाषा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाबी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मलयालम, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारोपीय परिवार की भाषा जो है इसमें हिंदी है, पंजाबी है और मलयालम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक का चिन्ह होगा को। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130। इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण होगा तू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदू अनुवाद जो है किए थे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ जो है अत्युक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 133। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है माना जाता है भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 134। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है किए थे गारसादा तासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो प्रतियक्ता जो है किसको कहते हैं? तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को जो है प्रतियक्ता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। तो निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अर्धरात्रि का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें कौन नहीं है? तो रोष जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोष का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रोष का पर्यायवाची शब्द होगा क्रोध, कोप, गुस्सा। क्वेश्चन नंबर 139। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार अभिवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है?
तो एक या अनेक वर्णों के आसपास या क्रमानुसार आवृत्ति को जो है अनुप्रास अलंकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 142, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहाँ जो है रस की दृष्टि से जो है श्रृंगार रस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कनक शब्द का अर्थ जो है कौन नहीं है? तो छल जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, अमेंडमेंट हिंदी का पर्याय क्या है? तो अमेंडमेंट हिंदी का पर्याय होगा कार्यसूची, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है निषेध वाचक वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ है आय से अधिक खर्च, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये सब किस विद्या की रचना है? तो ये सब जो है कहानी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मराठी जो है द्रविड़ भाषा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मराठी जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। द्रविड़ भाषा जो है कौन कौन है? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम जो है द्रविड़ भाषा है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है उपन्यास का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है चित्रित गांव का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राग दरबारी, तो राग दरबारी में जो है चित्रित गांव जो है कौन था? तो ये था शिवपालगंज। नेक्स्ट में दिया हुआ है आधा गांव, आधा गांव में जो है चित्रित गांव था गंगौली। नेक्स्ट दिया हुआ है मैला आंचल, मैला आंचल में जो है चित्रित गांव था मेरीगंज। नेक्स्ट दिया हुआ है गोदान, गोदान में जो है चित्रित गांव था बेलारी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का 5, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। तो इसमें जो है हिंदी का क्वेश्चन जो है इतना ही दिया हुआ था स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।